नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संवाद में सबसे पहली चर्चा प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के पीएम कार्नी का फोन आ गया। कार्नी का फोन G7 में उनको आमंत्रण के लिए था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको स्वीकार कर लिया। आपको लगेगा कि इसमें क्या बात है। बात दरअसल इसमें यह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं, बात इसमें यह है कि विपक्ष ने G7 के लिए अभी तक इंतजार करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया था। आज तक इस देश में विदेश नीति को लेकर एक अलिखित सहमति रही कि विपक्ष जो है इसमें कभी बहुत हिस्सा नहीं लेता था। सरकार का जो रुख रहा, विपक्ष हमेशा उसके साथ खड़ा होता था। देश की घरेलू राजनीति में विदेश नीति को कभी खींचा नहीं जाता था। लेकिन जब से ये जो नई सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में बनी थी, उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अपने इस कार्यकाल में लगता है जैसे विदेश नीति को ही इस देश की घरेलू राजनीति मान रहे हैं। और वो इसमें ये बात उनको बहुत कम मुझे लगता है समझ में आती है कि उनके कई बयान पाकिस्तान में एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि देखिए भारत को हमने हरा दिया, या भारत को हमने परेशान कर दिया, या भारत का हमने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि वहां के नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है। हालिया बयानों से ये हुआ है। लेकिन ये जो मुद्दा है कनाडा के प्रधानमंत्री का, वो तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि जो निमंत्रण अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, G7 का भारत सदस्य नहीं है। इसमें एक आमंत्रित एक पार्टनर के तौर पर, उसको विशेष अतिथि के तौर पर 2019 से बुलाया गया है। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी थे, यानी एक तरह से कहा जाए कि 2019 से जो G7 है उसमें भारत एक अतिथि देश के तौर पर मौजूद था। लिहाजा जब उसको इस बार नहीं मिला, लगातार उसको 6 बार से आमंत्रण आ रहा था, 5 बार से, इस बार जब नहीं मिला तो सबसे पहले उस पर कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाकर राहुल गांधी इस मामले की शुरुआत करने वाले थे। उन्होंने लगातार भारत की विदेश नीति को कहा कि कनाडा के साथ बिगड़ते हुए संबंध थे। उन्होंने तर्क दिया कि इससे भारत के वैश्विक कद में कमी आई है और कूटनीतिक रूप में देश अलग थलग पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं ने तो ये तक जोर दिया कि कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर चल रहे राजनीतिक गतिरोध के कारण ही भारत को G7 जैसे महत्वपूर्ण मंच से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति की कमजोरी के तौर पर देखा। दरअसल विपक्ष ने यह सोचा हुआ है कि पूरी बीजेपी की जान सिर्फ एक व्यक्ति में है, मतलब राजनीतिक जान, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा उन पर हमला बोलो, उनको कमजोर करो, तो उसके बाद वो ये मानते हैं कि फिर उसके बाद सरकार में कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने बल्कि जो विश्व गुरु होने के दावे पर सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि ये किसी देश की इच्छा हो सकती है, किसी देश की एक अभिलाषा हो सकती है। विश्व गुरु होने का एक टैग कोई यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके वाइस चांसलर होने की बात की जा रही हो, लेकिन आदमी एक अपनी परंपराओं को कहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इसको विश्व गुरु के तौर पर कहा, तो लिहाजा सबसे बड़ा अटैक उसी पर था। मोदी के लिए उन्होंने राजनीतिक नुकसान के लिए उन्होंने कहा कि G7 में विश्व नेताओं के साथ उभरना, मतलब उपस्थित होना प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर उपयोगी होता, लेकिन उनको न मिलने से राजनीतिक नुकसान हुआ है। इस तरह की तमाम चीजें थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आमंत्रण मिल गया है, इसमें बहुत सारे लोगों का फिर ये शुरू हो गया कि साहब उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजनीति और विदेश नीति खासतौर से ये कहती है कि आपको अपने तात्कालिक नुकसान और फायदे दोनों अपने देश के हित के हिसाब से ही देखने चाहिए। उनका फायदा अभी क्या है, लंबे हिसाब से क्या हो सकता है, और नुकसान अभी क्या है और उसका फायदा क्या हो सकता है। कनाडा के साथ हम लोगों ने ट्रूडो के दौर में जितना खराब भारतीय संबंध देखे, उतने इससे पहले भारत और कनाडा के बीच में कभी नहीं थे। लिहाजा जब प्रधानमंत्री पीएम कार्नी ये कोशिश कर रहे हैं कि उन संबंधों को नॉर्मल किया जाए, तो भारत सरकार भी उसमें एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से आगे बढ़कर दिखा सकती है, क्योंकि कनाडा वेस्ट के साथ एक बड़ा अलाइन कंट्री है और इसमें जापान और जर्मनी जैसे अभी तक भारत के साथ दोस्ती रख रहे देश भी शामिल है। इटली के साथ भी भारत का रिश्ता सही
रही है, तो लिहाजा ये जो इसमें जाने की बात है उसमें शामिल होने पर ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये सरकार की जिस तरह कूटनीतिक हार कही थी, तो मुझे लगता है विपक्ष को अब ये कहना चाहिए कि सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है क्या। ये एक विपक्ष जो जल्दबाजी में अगर उसको कुछ भी मिलता है तो उसको लेकर तुरंत प्रधानमंत्री मोदी पर टूट पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ तक कि जब आमंत्रण नहीं मिला था तो बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के ये भी कहना शुरू कर दिया था, या बीजेपी समर्थक लोगों ने, कि नहीं मिला, हम लोग जाना ही नहीं चाहते और हम लोग एक चुनौती दें। तो ये ऐसा नहीं है। विदेश नीति हमेशा बहुत हार्ड फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, और मुझे लगता है कि भारत को ये देखना चाहिए कि सरकार के लिए एक कूटनीतिक जीत है, और ये संबंधों को बहाल करने में, अगर हम कनाडा के साथ संबंधों को बहाल करने में, मुझे लगता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी मजबूत करता है और भारत के संबंधों पर बहुत है। इसका घरेलू राजनीति में तो जो होगा वो होगा, लेकिन विपक्ष को जो है इस पूरे मामले में सबसे पहले मुझे लगता है चोट खानी पड़ रही है। उसको ये देखना पड़ रहा है कि वो जो बयान दे रहा है बिना किसी इस बात के इंतजार किए हुए कि आखिर इसका अभी आखिरी रिजल्ट नहीं आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि भारत की विदेश नीति के लिए आमंत्रण न मिलना झटका था, भारत सरकार पर देश की विदेश नीति को कमजोर करने के लिए था। केसी वेणुगोपाल, उनको आप अक्सर सरकार पर आरोप लगाते हुए ही सुनते हैं, बाकी अपनी पार्टी के बहुत कुछ वो लोग, चूंकि उनको तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन वो उस पर कम, मुझे लगता है कि उसको उन्होंने मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक असफलता का करार दिया था, और विशेष रूप से भारत के कनाडा के साथ संबंधों को वो भी कहा था। कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर कहा, विपक्षी दलों ने, लेकिन ज़्यादातर रीजनल उस पर रहे थे। मुझे लगता है कि इसके बाद विपक्ष की धार कमजोर, सबसे पहले तो वो जो उनकी विदेश नीति विफल हो गई और ये कहने वाले थे वो कमजोर पड़ गए। इसका जवाब खुद से मिल गया, और सरकार के लिए अब ये जवाबी हमले का समय होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति को अभी और परिपक्व होना है। कम से कम नेता प्रतिपक्ष को उनको देखना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा उनके साथ हित में नहीं है कि बिना वो ये देखे हुए कि आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहाँ है, उस पर वो अपने फ़ायदे के लिए अगर इसको कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है वो एक नुकसान की बात है। एक और आज राहुल गांधी के दूसरे बयान पर हम बात करें, क्योंकि आज बात राहुल गांधी से ही शुरू हो रही है, तो वो बिहार में थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो जातिगत जनगणना कर रही है एक झूठी जनगणना है। ये बात समझ में नहीं आई लोगों की कि झूठी और सच्ची जनगणना क्या होती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा तेलंगाना मॉडल होना चाहिए, तेलंगाना मॉडल में परिवार का सर्वे किया गया था, उसमें एक जातिगत सर्वे भी थे। अगर आपने जो जातिगत जनगणना के जो पॉइंट सरकार ने अभी अनाउंस किया, आपने देखा होगा, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आई, उसमें वो सब शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी हैं, उनको ये अभी सच्ची और झूठी जनगणना क्या होती है इसके बारे में शायद बताना होगा। वो जब बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि झूठी जनगणना किस तरह की होती है और जातीय जनगणना में झूठ क्या हो सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी कभी भी सिद्धारमैया की सरकार, मतलब जो कांग्रेस ने वहाँ कराई थी जो जनगणना, जातीय जनगणना कर्नाटक, उसका जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ की जनगणना में उनके सारे गणित फेल होते हैं। इसके साथ साथ आज वो दशरथ मांझी के यहाँ भी गए थे। उन्होंने जिस तरह से मुझे लगता है बिहार के चुनाव की तैयारी शुरू की है वो बड़ी दिलचस्प हो रही है। वो इतने विरोधाभासों से घिर कर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक और बड़ा बयान दिया जिस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। वो बयान था कि किस तरह से कांग्रेस निजीकरण का विरोध करती है, यानी आर्थिक नीति में कांग्रेस उस नीति का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जो कभी उनके पिता राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने तो बल्कि उस समय इस नीति को शुरू किया जब भारत को पहली बार आज़ादी के बाद इतनी आर्थिक स्थिति खराब हुई कि IMF से लोन लेना पड़ा। उस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने अपना सोना तक गिरवी रखा। इतनी अपमानजनक स्थिति के बाद जब राजनीति को, आर्थिक नीति को एक उदारीकरण की तरफ ले जाया गया, उसमें निजीकरण है वो एक बड़ा हिस्सा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 सालों में निजीकरण की तरफ बहुत सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया। बहुत सारे मारुति या इस तरह के बहुत सारे जो सरकारी उद्यम थे उनमें जो PSUs थे उनको उदारीकरण के दौरान निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया। लेकिन राहुल गांधी की ये नीति अभी लगता है कि वो पूरी तरह से वापस जाना चाहते हैं अपने नाना की उस पर, जिस पर वामपंथी और समाज सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का एक असर था। और उसका ये हुआ कि ये देश परमिट कोटा राशन राज में चलता था, यानी
कालाबाजारी और तमाम चीज़ें। इसके अलावा कोई भी सरकार दुनिया की इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो तमाम लोगों को रोजगार दे सके, यानी सरकार के दम पर रोजगार पले ये संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जिस तरह से कांग्रेस को एक वामपंथी पार्टी के खोल में डालना चाहते हैं, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो उनको ये बताना चाहते हैं कि शायद इसी से आगे की राजनीति की राह खुलती है, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ये अपनी ही पार्टी के विरोधाभासों को साधने में विफल दिख रहे हैं। वो उन विरोधाभासों को हल करते हुए नहीं दिख रहे। तो मुझे लगता है कि वो राजीव गांधी के उस दौर को भूल गए हैं जिसमें निजीकरण के लिए खोला गया था, पीवी नरसिम्हा राव के समय में निजीकरण। और वो तो मुझे लगता है ये विरोध बिल्कुल रुख है पहले की कांग्रेसी सरकारों का, और इसका नुकसान हो सकता है। वो कोशिश कर रहे हैं जाति जनगणना पे कि सामाजिक जो न्याय का झंडा बुलंद करना है, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप 2024 के चुनाव को देखें तो कांग्रेस को संविधान और जो जातीय जनगणना और जो आरक्षण है उस नीति को लेकर ही उसने जिस तरह का भ्रम क्रिएट किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाद में सही नहीं पाई गई थी, उसी तरह से अभी फिर वो आरक्षण पर ही अपनी टेक लगाए हुए हैं। बिहार में उन्होंने ये भी कहा कि किसने 50% आरक्षण ये तय किया गया था, ये कहाँ से आया है और ये पहले ही आते ही हटा दिया जाएगा। जिस तरह से वो ये कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने बिहार के चुनाव के लिए इसी मुद्दे को अपने लिए गढ़ा है। हालांकि वहाँ कांग्रेस बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है, तेजस्वी यादव के एक सहयोगी दल के तौर पर है। तो आज जिस तरह से हम लोगों ने दशरथ माझी का वो देखा, उससे लगता है कि वो नकारात्मक मतों को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, यानी नेगेटिव सेंट पर वो जो है वोट हासिल करने की रणनीति कम से कम अभी आज के भाषण से तो दिखाई देती है। और निजीकरण का विरोध करके वो अपने आप को गरीबी हितैषी और जिस तरह से पूंजीपतियों के नाम पर वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम घसीटते हैं, और उसमें देश के 2 उद्योगपतियों को अक्सर अभी तक रख रहे थे, अंबानी को और अडानी को, अभी उन्होंने अडानी पर निशाना साध रहे हैं। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में या विपक्षी राज्यों में अडानी को लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उस पर वो नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि ये जो है कांग्रेसी उसको अपने ही आइडिया को वापस करना है, और ये एक जोखिम भरी यात्रा है। देखना होगा कि चुनाव इसमें क्या कहता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो मुझे लगता है जिस पर आज चर्चा मैं करना चाह रहा था, चूंकि हमारा वीडियो लाइव के बाद खराब हो गया, उस समय सही नहीं था, तो उस चर्चा को मैं दोबारा कर रहा हूँ। वो है कि किस आज सबसे ज़्यादा इस देश में चर्चित अगर कोई शख्स है तो वो है शशि थरूर। शशि थरूर की चर्चा गैरों की महफिल में है, अपनों की महफिल में है, और शशि थरूर आने वाले केरल के चुनाव के लिए एक मुख्य टॉकिंग पॉइंट बन गए। केरल, मुझे लगता है कि शशि थरूर अपने राजनीतिक जीवन में 4 बार से सांसद होने के बावजूद इतने ज़्यादा चर्चाओं में और इतने आकर्षण का केंद्र कभी नहीं बने होंगे। उन्होंने विदेश में जिस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और देश के जो मुद्दे हैं उनको उठाया है, उससे कांग्रेस पार्टी खुद परेशान हो गई। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों में जो सबसे बड़ी चर्चा चली उसमें लगा कि शशि थरूर एक हेमंता बिस्व शर्मा की जगह ले सकते हैं केरल में, मतलब जगह का मतलब उनके रूप में केरल में कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं, जो उनको सत्ता के करीब ले जा सकता है। मैं जब 2016 का आसाम का चुनाव कवर कर रहा था तो उस दौरान जहां भी जा रहा था वहां एक सवाल जरूर हो रहा था। हालांकि चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, असम गण परिषद के साथ मिलकर बीजेपी वो चुनाव लड़ रही थी, तब भी ये सवाल उठ रहा था मैं जहां भी जा रहा था, क्योंकि नए जो है हेमंता बिस्व शर्मा पार्टी छोड़कर आए थे। तो सब जगह कहा जा रहा था कि या तो उनके हक में कोई बोल रहा था कि हेमंता आ गया है, अब देखिएगा अब बीजेपी को फायदा होगा, कोई कह रहा था कि देखिए हेमंता चला गया कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस के लोग कह रहे थे देखिए लुई बर्जर घोटाले का आरोपी है, शिक्षा घोटाले का आरोपी है, शिक्षक भर्ती या इस तरह का कोई मसला वहाँ बहुत बड़ा उस समय चर्चाओं में था, तो वो उनका आरोपी है। बीजेपी कह रही थी कि जब आपकी पार्टी में था तो घोटालों से पाक साफ था, अब हमारी में आ गया तो घोटाले। यानी पूरे चुनाव की चर्चा कहीं ना कहीं हेमंता बिस्व शर्मा के इर्द गिर्द घूम रही थी। जब सरकार सत्ता में आई तो हेमंता बिस्व शर्मा को नहीं, सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने अपनी पकड़ राजनीति पर इस तरह दिखाई कि पूर्वोत्तर में वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने, और जब सरकार दूसरी बार जीतकर पार्टी सत्ता में आई तो सर्बानंद सोनोवाल बिल्कुल बिना किसी विरोध के
राज्य के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केंद्र में आए और हेमंता बिस्व शर्मा ने अपनी जगह वहां ली। अगर बीजेपी के उन राज्य मुख्यमंत्रियों की बात की जाए जो पार्टी के लिए एक एसेट है, उनमें हेमंता बिस्व शर्मा का नाम योगी आदित्यनाथ के बाद आता है। उनके कोर वोटर हेमंता बिस्व शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और बीजेपी पार्टी में जिन लोगों को पार्टी के कोर वोटर के साथ सबसे ज्यादा हिला मिला माना जाता है, उसमें हेमंता बिस्व शर्मा पहले नंबर नहीं तो दूसरे नंबर पर जरूर आते हैं। अगर आप हेमंता बिस्व शर्मा को देखना चाहते हैं तो हेमंता बिस्व शर्मा को आप उसमें देखिए कि वो अपने हिंदुत्व के मॉडल पर, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कोर हिंदुत्व के और शुरुआत के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो शुरू से जिनका राजनीतिक जो कैरियर है वो बीजेपी का है, वो भी इस तरह से बीजेपी के मूल्यों को लागू नहीं करते हैं। अगर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर पर, तो सबसे कड़ी कार्रवाई अगर कहीं थी तो वो आसाम में थी। आसाम में 58 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन लोगों ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या तो गलत पोस्ट की, गलत फहमियां फैलाई या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर उन्होंने सबसे कड़ी कार्रवाई की। यहां तक कि अभी शर्मिष्ठा पनोली वाले मामले में दिल्ली में जरूर उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वजाहत के खिलाफ और जगह हुई, लेकिन कार्रवाई की अगर कहीं से बात आई तो वो आसाम पुलिस ने की। आसाम पुलिस उसको ढूंढने गई, जिसका विरोध बंगाल पुलिस ने किया। तो लेकिन अपने कोर वोटर को उन्होंने सैचुरेट रखा और ये कहा कि जो मां कामाख्या के लिए इस तरह के बयान है, हमारे पास पूरा ग्राउंड है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक हेमंता बिस्व शर्मा की ग्रास रूट पे पब्लिक है। अगर हम इन दोनों के बीच में, अब चूंकि बात शशि थरूर को लेकर है, तो क्या शशि थरूर उसकी जगह ले सकते हैं? हेमंता बिस्व शर्मा की जगह ली जा सकती है? अगर इस पर बात करते हैं तो हमको दोनों का कैरेक्टर देखना होगा। इनका राजनीतिक सफर यह है कि हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस से शुरू करके यहाँ आते हैं। उनकी कांग्रेस से छोड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको मालूम होगा, खुद हेमंता बिस्व शर्मा कहीं अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनको कोई भी वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा था। यानी राज्य के इतने ताकतवर एक लीडर को राहुल गांधी मिलने का समय नहीं दे रहे थे, और जब बहुत मान मनोबल के बाद एक समय में उनको मिला, तो जैसा उन्होंने बताया उनके मुताबिक राहुल गांधी उस पूरे समय में उनकी बात सुनने की बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। तो ये बहुत बाद में चर्चा, और आपको मालूम है अब तो एक राजनीतिक मुहावरा भी बन गया है। तो उस वक्त वो छोड़कर आए और आज वो बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो उनकी ये पकड़ है। अगर हम लोग उनको राजनीतिक सफर देखें तो कांग्रेस से बीजेपी का सफर है, और अब बीजेपी में तेजी से बढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आप शशि थरूर को देखें तो एक लंबा उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, जो यूएनओ में एक बार तो बाकायदा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शंस भी लड़े। यानी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ उनकी रिचनेस है, लेकिन वो इंटरनेशनल बैकग्राउंड के कांग्रेस के नेता हैं। वो आए तो उन्होंने सीधा कांग्रेस में ज्वाइन किया। राजनीतिक स्टाइल अगर हम दोनों का देखें तो जहां ये एग्रेसिव राजनीतिक स्टाइल रखते हैं, अगर हम लोग इनकी बात करें, हेमंता बिस्व शर्मा की एक ग्रास रूट के वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उनका ग्रास रूट कनेक्शन है। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो वो शशि थरूर लिबरल है, आर्टिकुलेट है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अर्बन अपील के हैं। उनकी अपील अर्बन अपील है, जबकि हेमंता बिस्व शर्मा इसके अलावा तमाम जगह, चाहे वो शहर हो, यहाँ तक कि जो बोडो काउंसिल है या दूसरी कछार की तरफ के इलाके हैं, सिलचर, तेजपुर, पूरे आसाम में कहीं भी आप इधर से उधर तक घूमते हैं तो या तो उनको लोग पसंद करते हुए दिखेंगे या लोग उनके खिलाफ दिखे देंगे, लेकिन वो हमेशा चर्चाओं के केंद्र में है। इसी तरह से अगर आइडियोलॉजी की बात करें, आजकल वो हिंदू लीनिंग, नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिव में सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। इधर शशि थरूर एक सेकुलर आइडिया में प्रोग्रेसिव, लिबरल और सोशल जस्टिस के एडवोकेट के तौर पर अपने आप को बताते हैं। मास अपील में ये अगर आप हेमंता बिस्व शर्मा को देखते हैं तो भूमिपुत्र की इमेज के तौर पर वो अपने आप को आगे रखते हैं और उनको जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जनता के साथ दूर तक है। उधर अगर इनको देखते हैं हम शशि थरूर को, तो वो एक इंटेलेक्चुअल अपील जरूर रखते हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम जैसी सीट से जीतते हैं, जो एक कैपिटल है और पूरी तरह अर्बन सीट है, उसमें बहुत ज़्यादा उनके बाहर उनकी अपील नहीं दिखाई देती है। पार्टी में अभी मुख्यमंत्री हैं और उधर वो कांग्रेस की तरफ से संसद सदस्य हैं। इसके अलावा उनको विभिन्न जो कमेटियों में, केरला का जो अगर हम लोग अब ये देखते हैं कि क्या केरल में शशि थरूर किस तरह की भूमिका बीजेपी के लिए निभा सकते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ समय से अपने आप को सुधार ताकत में वहां हासिल किया है, लेकिन अभी तक बीजेपी वहां इस पोजीशन में नहीं है कि वो सत्ता को उलट फेर कर सकती है, क्योंकि 15% वोट के साथ माफ कीजिएगा,
आप खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन जीत का बुनियाद के तौर पर आप हो सकते हैं, लेकिन जीत की इमारत नहीं बना सकते। उसके लिए आपको अपने वोट को 25% के इर्द गिर्द लाना होगा। तो बीजेपी के समर्थकों का जो एक आइडिया है कि शायद शशि थरूर उस तक पहुंच पाएंगे, तो अगर हम लोग केरल की मौजूदा स्थिति को समझना पड़ेगा, जो उसका राजनीतिक विभाजन है। केरल एक ऐसा राज्य होगा जहां इतनी ज़्यादा तीनों मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ दें, तो जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी बड़ी आबादी के तौर पर है कि वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, जो 45 से 48% थी, अभी कुछ समय से कम भी उसमें दिख रही है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम आबादी और क्रिश्चियन आबादी वो भी मिलकर लगभग 50-55 का इलाका बनाती है, और उसमें अभी तक तो बीजेपी की बहुत गुंजाइश नहीं होती थी। जो हिंदू वोट है उसके अलावा उसके पास दूसरा तमाम पार्टियां एक साथ होकर उसके खिलाफ दिखाई देती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासतौर से वक्फ या केरला स्टोरी में जिस तरह से लव जिहाद के मसले दिखाए गए, उसके बाद से लव जिहाद को लेकर जिस तरह से केरल क्रिश्चियन सोसाइटीज इस वक्त आंदोलित है, वो बीजेपी का समर्थन करने की तरफ दिख रही है। वो कुछ मामलों में ऑर्थोडॉक्स चर्च ने बीजेपी का पक्ष लिया, यहाँ तक कि जिस तरह से वक्फ वाले मामले में वहाँ मुनम्मम वाला गांव का मसला है, उस पर केरल का जो ईसाई वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ झुकता दिख रहा है, जो सबसे बड़ा टिल्ट दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का है, जो जातीय आधार पर बढ़ता है, जिसमें एजवा है, SC ST है, नायर है, ये तमाम लोग वहाँ हैं। बीजेपी इनमें से कुछ सेक्शन तक अपनी पकड़ बना पाई है, लेकिन शशि थरूर बाकी तमाम सेक्शन में उनकी पकड़ बना पाएंगे, इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कास्ट डिवीज़न है। जब मैं वहाँ चुनाव कवर कर रहा था, जब मैं देख रहा था, तो वहाँ जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पिछली कांग्रेस के पास जाती थी, और कुछ हिस्से में वो कभी कभी जो CPM है उसकी तरफ भी उसका होता था। वहाँ जो अगर हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, तो वो भी रोमन कैथोलिक में, ऑर्थोडॉक्स में, मार्स थोमा जैसे विभिन्न समूहों में बटी हुई है, और वो लोग अलग अलग तरीकों से आग घुस रहे हैं। यही वो जगह है जहां शशि थरूर की जगह बीजेपी में बनती है, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के, यानी जो हिंदुत्व के जो बड़े उस पर कड़ा रुख रखने वाले लोग हैं, उनसे क्रिश्चियंस, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस चर्च हैं या तमाम चीज़ें, वो थोड़ा दूरी बना के रखती थी। क्योंकि जिस तरह से शशि थरूर की लिबरल इमेज है, इंटेलेक्चुअल एक आइडिया है, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ, बीजेपी की तरफ जो झुकाव है, उसमें थोड़ी मदद कम से कम शशि थरूर कर सकते हैं। और अभी मुझे लगता है कि एक बड़ा मुस्लिम वोट ऐसा है जहां बीजेपी की ना तो पकड़ है, ना बीजेपी उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती है, क्योंकि वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है, UDF की तरफ, क्योंकि मुस्लिम लीग जैसी जो कट्टर पार्टी है वो भी उसके साथ है। यहाँ तक कि PFI का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें उनके साथ दिखाई देता था। तो यहाँ शशि थरूर की कोई भूमिका हो नहीं सकती। हालांकि अभी कांग्रेसमैन होने के नाते ज़रूर उनकी छवि है, लेकिन जैसे ही अगर वो बीजेपी की तरफ आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता। जाति का एक अपना, खासकर हिंदू समुदाय में है, नायर सर्वोदय सटाजी, श्री नारायणन धर्म प्रजापलम योगम जैसे संगठन का राजनीति पे असर है। वहाँ शशि थरूर का मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा योगदान नहीं हो सकता। गरीब अमीर को LDF जो है, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है, वो इसी का फ़ायदा उठाता रहा शुरुआत से। अगर हम देखते हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोटर्स में है, इतना मुस्लिम वोटर्स में उसकी पकड़ नहीं है जितना यहाँ है। अगर हम राजनीतिक गठबंधन की बात करते हैं तो वो UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गठबंधन है, जिसको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें अध्यक्षता कांग्रेस करती है। इसी में मुस्लिम लीग शामिल है, केरला कांग्रेस शामिल है, और अन्य छोटे दल शामिल है। ये भी मध्यम वर्गीय राजनीति का मतलब, ये जो है इस समय मुस्लिम वोटों का एक बड़ा जो असर है मुस्लिम वोटों पर, वो इसी ग्रुप का है। इसके बाद LDF है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसमें दोनों CPI CPM है, इसके अलावा कुछ और छोटे दल शामिल हैं। और ये जो है बेसिकली हिंदू वोटर्स पर ज़्यादा असर रखती थी बामुकाबले, अगर हम लोग कांग्रेस के देखें तो इसकी बहुत बड़ी पकड़ थी। अब उसी ग्रुप पर, यानी जो लगभग 45% वोट बैंक है, उसी पे सबसे बड़ी लड़ाई लेफ्ट पार्टियों की और बीजेपी की हो रही है, और बीजेपी उसको खिसकाना चाहती है। हालांकि
कि पिछली बार ज़्यादा वोट काफ़ी अच्छे वोटों के साथ एलडीएफ जब आई थी तो कांग्रेस का उसने ये वर्चस्व तोड़ा था जो मुस्लिम वोटर्स पर था। मुस्लिम वोटर्स ने जब सेंट्रल में तो कांग्रेस को चुना था और राज्य में उसने एलडीएफ को वोट किया था। ये पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता है शशि थरूर इस पैटर्न में अपनी कोई बहुत खास भूमिका नहीं देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी के साथ कुछ छोटे दल हैं जो अलग अलग बहुत ही छोटी जातीय आधार पर हैं, तो मुझे लगता है वो है। केरला का वोटिंग पैटर्न आपको दिखता है। आप जानते हैं केरला में एक पार्टी एक सत्ता में आती थी, दूसरी पार्टी अगली बार आती थी, लेकिन 2021 में ये पैटर्न टूटा जब एलडीएफ ने वापस सत्ता में वापसी की। तो कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि वो बिल्कुल आएगी, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का जो वो था वो प्रथा शायद वापस आ जाएगी। और लेफ्ट की जो सक्सेस थी वो इसलिए थी क्योंकि जो कोविड-19 का पेंडेमिक था उसमें उसने अलग अलग किया था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो बहुत क्रूशियल था और एलडीएफ यूडीएफ के बीच में था। तो उसमें से जो लिबरल आइडिया के लोग हैं वो शशि थरूर को आ सकते हैं। मुझे लगता है कि शशि थरूर के लिए केरला में बीजेपी का हेमंता बिस्वा शर्मा बनना आसान नहीं है। ये एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि उनकी छवि और हेमंता बिस्वा शर्मा की छवि दोनों में अंतर है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह ग्राउंड पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं उस तरह से शशि थरूर नहीं है। शशि थरूर टेबल पर बहुत अच्छे हैं, माइक पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड में उतने अच्छे होंगे मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका एक जो पक्के सेकुलर के तौर पर जो छवि है वो बीजेपी का कोर वोटर तो वोट कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन वो उन पर लीडर के तौर पर मुझे लगता है कि अपना बहुत विश्वास बनाएगा ये मुश्किल है। क्योंकि क्रिश्चियंस में भी अनिल एंटनी जैसे यानी ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी वो आए हैं, टॉम वोडक्कन पहले आ चुके। यानी अगर हम ये करें कि कांग्रेस में मतलब बीजेपी में एक क्रिश्चियन जो लीडरशिप है वो भी धीरे धीरे उठ रही है। वहाँ गोपी हैं, सुरेश गोपी हैं, सुरेंद्रम है, शोभा सुरेंद्रन है, ये काफ़ी बड़े लीडर हैं जिन्होंने वहाँ ग्राउंड पे काम किया। उनके बीच में शशि थरूर का आना मुझे लगता है कि एक चर्चाओं के लिए तो ठीक है, एक जब हम लोग रिपल्स करते हैं यानी एक पॉलिटिकल उसमें ये माना जाता है कि जब किसी बड़े चेहरों को आप लाते हैं तो उससे पार्टी की चर्चा होती है, उसका वोट बैंक बढ़ता है, तो शायद उसके लिए वो जरूर हो सकते हैं। लेकिन बाकी डिफरेंट सोशल ग्रुप की जो अपील है उसमें मुझे लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा की जो पकड़ आसाम में बनी उस तरह की पकड़ आप शशि थरूर की नहीं दे सकते हैं। और जिस तरह का हिंदुत्व का मुद्दा उठाना मजबूत नहीं रहा है अभी तक जितना आसाम में रहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा दांव हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन इस दांव से बीजेपी सत्ता तक पहुंच पाएगी ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये मुझे लगता है कि इस पर बात की जा सकती थी। एक खबर के तौर पर मैं छोटा सा एक उदाहरण लूँगा क्योंकि जिस खबर को मैं जोड़ रहा था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ ज़िले में जो हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहिब दरगाह है उस पर जो उर्स पर और ईद पर जो कुर्बानी दी जाती थी उसको लेकर काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा था। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कुर्बानी की इजाज़त दी है, उसको ये मानते हुए कि एक परंपरा है और ये कई वर्षों से चली आ रही है। जबकि जो सरकार है उसने कहा था कि ये जो है जो विशालगढ़ किला जिसे खलना खेलना के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 11वीं शताब्दी का किला है और महाराजा शिवाजी के समय में मराठों की एक शक्ति का केंद्र भी था, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास में जगह रखता है। किले के भीतर ये दरगाह है जो मलिक रेहान मीरा साहिब है। यहाँ हर साल बकरीद और उर्स पर जानवरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है, लेकिन महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व अवशेष अधिनियम 1962 के तहत ये साफ था कि जो इस तरह की संरक्षित जो इमारतें हैं, जो भवन हैं, वहाँ खाना पकाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध था। उसी के साथ सरकार ने किले पर ये पाबंदी लगाई थी, किले में इस तरह के उर्स के और उसके कुर्बानी देने के लिए। इसके साथ साथ वहाँ पिछले कुछ समय से आप देखेंगे अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चल रहा है जिसका विरोध भी काफ़ी वहाँ कर रहे थे। उनमें 11 ऐसे धार्मिक स्थलों के अवैध अतिक्रमण को साफ भी किया है। तो इसी पर दरगाह जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके कुर्बानी की अनुमति मांगने गया था। ट्रस्ट ने तर्क दिया था कि कुर्बानी की परंपरा बरसों से चली आ रही है और ये निजी भूमि पर है जो किले से लगभग 1400 मीटर दूर है और दरवाजों के पीछे होती है। तो इस पर हाई कोर्ट ने 3 जून को आदेश दिया था कि बकरीद यानी 7 जून और उर्स यानी जो 8 से 12 जून तक चलेगा उस पर कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ये बंद और निजी जगह में हो। इसी के खिलाफ जो हिंदू एकता संगठन आंदोलन जैसे संगठन थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को यानी शुक्रवार को सुनवाई की और इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया कि इस पर कोई आगे फर्दर आदेश नहीं, इस पर बात होगी। लेकिन जो हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ उस पर वो
आगे उसने चेंज नहीं किया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विवाद है जिस पर आज बड़ी खबर आई। हालांकि मेरा ये मानना है कि दरगाहों को लेकर एक बड़े इस देश में अब एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। वो ये जानना चाहते हैं जिस तरह से ये, चूँकि इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि इनका निकास क्या है, इनकी ऐतिहासिकता क्या है, क्योंकि तमाम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी अचानक एक मज़ार उगाइए और उस पर शुरू हो जाता है कि फ़लाँ वाले और ये फ़लाँ से हैं और ये फ़लाँ से हैं और वो मखदूम साहब हैं, और उनके बारे में इतिहास हमेशा मौन रहता है। इतिहास यहाँ तक कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है, जो यहाँ के बादशाहों के साथ आने वाले इतिहासकारों ने लिखा, वो भी खामोश रहते हैं। इन दरगाहों पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आमद होती है, जिससे पैसा भी आता है। इसी बात को लेकर पिछले कुछ समय से ये आप ये देख रहे होंगे कि इस पर बहुत बहस चल रही है। तो ऐसे मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ये बात बहस ज़रूर होगी कि आखिर इन दरगाहों, इन मज़ारों और इन सब में उन लोगों का इतिहास से क्या रिश्ता है, और क्या वो गाजी सालार जैसे हैं। जो गाजी का मतलब ही अपने आप में इसका अर्थ होता है कि हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को कत्ल किया हो, यानी उनको मारा हो। तो क्या ये कोई गाजी हैं जिनकी बहुत ज़रूरत अब सामाजिक इतिहास में है? क्या ये इतिहास के उस हमलावरों और बर्बर हत्यारों के साथ आए हुए लोग थे जिनकी हमारे इतिहास में कोई भूमिका नहीं है? और यदि जिनको बहुत शौक़ है तो उनको पाकिस्तान भेजा जा सकता है, उनके इनके अवशेषों को वो ले जा सकते हैं, इस तरह की बात होंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चर्चा का विषय होगा। खैर, आज आपके साथ बातचीत हुई, इससे पहले लाइव में थोड़ा गड़बड़ हो चुकी थी, मैंने इसीलिए अलग से वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे सिलसिले के साथ जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होती है। सुबह में खबरों में खबर और रात में संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार।